हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो याद करें, पिछले क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे थे और जहां हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रूव कर चुके थे। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज हमारा और भी है जिसे हम लोग जाने। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जहां हम लोग अभी तक जो किए थे वो 6 नंबर तक किए थे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ध्यान दें, जब हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर कुछ हो सकता है। और ये मैग्नेटिक बिहेवियर जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ हम लोग कितने ढंग के, 2 ढंग के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। एक करते हैं पारामिस, क्या होगा, कुछ सबस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो सकता है वीकली, जिसे हम क्या कहेंगे, पारामैग्नेटिक सबस्टेंस। कुछ क्या होता है, वीकली रिपेल्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जो बहुत ही वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन सभी की बात करें तो आखिर ये जो मैग्नेटिक नेचर को दर्शा रहा है, मिसिस का कुछ ना कुछ अट्रैक्टेड हो रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा होगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जरा हम जाने। तो आप क्या जान रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के स्पिन को क्या कर देगा, एग्जैक्टली कैंसिल कर देगा। एक दूसरे के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए क्या, माइनस हाफ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों ओर भी रोटेट कर रहा है। तो अब इनके मैग्नेटिक मोमेंट में 2 ढंग का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक हो जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का। लेकिन हम क्या करते हैं, तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसे नेग्लिजिबल रखते हुए केवल और केवल हम स्पिन ओनली को यूज करते हुए फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। मैं सीधी सी बात जान लेना भैया कि क्या जान रहे हैं कि मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, इनमें आप क्या जान रहे हैं कि डी सबसेल जो है वह क्या है, पार्शियली और इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और जब पार्शियली और इनकम्प्लीटली फिल्ड है तब तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इट मींस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आप क्या जानते हैं, किसी सीरीज में फर्स्ट हाफ तक क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो फर्स्ट हाफ तक मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसके बाद क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो आइए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, due to presence of unpaired electron or electrons in the n-1 d subcell, n-1 d सबसेल और ऑर्बिटल समझो कि कहें, हम क्या कहेंगे, the most of the transition metal, the most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic,
पारामैग्नेटिक का इसका अर्थ क्या हो गया? तो दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पारामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के कारण मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल आयंस और उनके कंपाउंड्स जो होंगे वो क्या होंगे? पारामैग्नेटिक नेचर के होंगे। इट मींस क्या होंगे? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट, इट मींस पारामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ unpaired electron or electrons increases, the magnetic moment or paramagnetic character increases. हम क्या कहेंगे कि as the number of unpaired electrons increases, as the number of unpaired electrons increase, as the number of unpaired electron increase, the magnetic moment or paramagnetic character increases, paramagnetic character increases. अब कुछ ऐसे भी हैं जहां क्या है कि कंप्लीटली क्या है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही है, और जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही है तो फिर उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? रिपेल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोज ट्रांजिशन मेटल एटम्स और आयंस which have only paired electrons, which have only paired electrons are weakly repelled by magnetic field, that is dia are known as diamagnetic. तो उसे हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक कहेंगे। तो लिखते हैं दोज ट्रांजिशन मेटल्स metal ions which have only paired electrons are called diamagnetic substances, that is ये क्या होते हैं? तो weakly repelled by magnetic, field, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होगा? वीकली रिपेल्ड होगा। तो अब कोई पारामैग्नेटिक सबस्टेंस है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसी अब मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला की बात करेंगे, जिस पर बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपको दे दिया कि ठीक है Mn+2, इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो आप क्या करेंगे? पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, इसके बाद Mn+2 में आ जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे? 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो आप आराम से वहां क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इसके आगे हम कहते हैं ये पारामैग्नेटिक सबस्टेंस, यहाँ तक तो पता चल रहा है ना? कटना तो नहीं चाहिए था यहाँ तक। अच्छा ठीक
क्या ध्यान देंगे, इसके नीचे हमें नहीं लिखना है। तो बोल दिए थे तो आप लिख लेंगे। हम ये लिखे थे इसमें कि those transition metal ions which have only paired electrons are called diamagnetic substances, are called diamagnetic substances। इसका अर्थ ये क्या होगा, weakly repelled by magnetic field। तो इसके बाद हम कहते हैं a paramagnetic substance, a paramagnetic substance is characterized by its effective magnetic moment, its effective magnetic moment which is given by म्यू इफेक्टिव। म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, म्यू से इंडिकेट करेंगे और ये इफेक्ट, इसका हो गया इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारा क्या हो गया, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n+2 bm। ये bm क्या है, बोर्ड मैग्नेटॉन, बोर्ड मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और ये n क्या है, तो यह हमारा है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये n हमारा क्या है, वेयर n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा क्या, कभी भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, when n equals to 0 mu equals to 0, but when n not equals to 0 mu भी क्या होगा, not equals to 0। तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही। और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये दो पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या, स्पिन ओनली, स्पिन एंगुलर मोमेंट को डिसाइड करते हैं, जो क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें पता चल जाता है। हो गया। हाँ, कुछ सबस्टेंस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार के सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं, इसे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोई भी स्पेसिस बोले, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप आराम से पता कर लेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैग्नेटिक मोमेंट आप आराम से निकाल देंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कलर्ड आयंस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये याद कीजिएगा, आपको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बता चुके हैं, यहाँ भी हम थोड़ा सा बताते हैं, दिखा देते हैं। वहां हम आपको एक बात बताए थे कि जो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर पांचों की पांचों एनर्जी क्या हो, पांचों के पांचों की एनर्जी इक्वल होती, डिजेनरेट होते, तो फिर वो क्या करता, कोई भी कलर शो नहीं करता। लेकिन आप जान रहे हैं कि हाँ, फ्री स्टेट में पांचों की एनर्जी इक्वल होती है,
या फिर उसके अराउंड अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड को लाया जाए तब भी उसकी एनर्जी इक्वल ही रहेगी, लेकिन एवरेज नॉर्मल से एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ जो लिगेंड्स वगैरह की बात होती है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो लिगेंड्स वगैरह की बात होती है, तो लिगेंड क्या है, ये तो हमारा एसिमेट्रिकल है, तो इस कारण से आप क्या देखे थे कि डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल है, पांचों की डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रह पाई थी, वो 2 सेट में ब्रेक कर गया था। 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, उसमें ब्रेक कर गया था। एक सेट में 3 ऑर्बिटल था जिसे हम बोल रहे थे T2g, और दूसरे सेट में 2 ऑर्बिटल था जिसे हम क्या बोल रहे थे, Eg। याद आ रहा है कि डी सबसेल में, ध्यान दें, डी सबसेल में जो हमारा 5 ऑर्बिटल था, ये क्या हो गए थे, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया था, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात हुई थी। इट मींस ये क्या हो गया था, 2 सेट में ब्रेक कर गया था। एक सेट में 3 ऑर्बिटल था जिसकी एनर्जी हम क्या देख रहे थे, कुछ हद तक कम हो रही थी, जिसे बोल रहे थे T2g ऑर्बिटल, और एक सेट में 2 ऑर्बिटल था जिसे हम क्या कर रहे थे, Eg ऑर्बिटल। अब अगर क्या हो कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और इससे हम व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ये व्हाइट लाइट जब पास करा रहेंगे तो व्हाइट लाइट में क्या है, डिफरेंट कलर के डिफरेंट कलर वाले 7 रेडिएशन से, इसमें किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा और इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला जाएगा, पहले यहाँ था अब ये यहाँ चला आया, तो लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, और जो एनर्जी बची रही वही क्या हो गया, इमिट हो गया। इसी के कारण वह क्या करता है, कलर को दर्शाता है, जो होता है वो क्या, कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। जैसा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया उसका कंप्लीमेंट्री कलर दर्शाएगा, पूरक कलर दर्शाएगा। और ये हम व्हील डायग्राम बनाकर भी बताए थे कि किसका कंप्लीमेंट्री कौन होता है, याद कीजिएगा। हम नीचे बना दिए, ये तो मेरे विचार से नहीं आया होगा, इसे हम ऊपर बनाते हैं, रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, नीचे बना दिए। तो आपको तो ये बिल्कुल ही पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम बात किए थे कि ये जो डी सबसेल है, डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन पांचों की एनर्जी क्या होती है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो फिर ये डीजेनरेट नहीं रह पाते हैं। ये क्या होता है, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ब्रेक कर जाते हैं। एक सेट में 3 ऑर्बिटल आता है जिसे हम क्या कहते हैं, T2g ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, और दूसरे केस में 2 ऑर्बिटल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, Eg ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमारा T2g और ये हमारा Eg। अभी देखते हैं कि T2g में एक इलेक्ट्रॉन है, T2g में हम क्या देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। जब इससे हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हुए लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो ये जो हमारा T2g में इलेक्ट्रॉन था, जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर यहाँ एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो वह भी जा सकता था, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो दोनों जा सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होकर यहाँ चला आएगा, और जो एनर्जी बचा रहेगा वो क्या होगा, यहाँ से इमिट होगा। इसी का क्या होगा, कलर दर्शाएगा, और कैसा कलर दर्शाएगा, कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर को दर्शाएगा। और याद कीजिएगा, हम आपको कंप्लीमेंट्री कलर
भी एक व्हील डायग्राम से बताए थे। क्या बताए थे? देखिए, अगर वायलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या येलो दिखाई देगा, येलो को करेगा तो क्या वायलेट, अगर ब्लू को करता है तो ऑरेंज, ऑरेंज को करेगा तो, अगर ग्रीन को करता है तो क्या रेड, रेड को करेगा तो ये, अगर ये क्या हो रहा है ब्लू ग्रीन के बीच का कलर ले रहा है, ब्लू ग्रीन के बीच का ले रहा है तो इसका कलर जो होगा वो ऑरेंज और रेड के बीच का होगा, इसलिए एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कलर दर्शाता था। तो ये जो कलर दर्शाया जा रहा है वो किसके कारण, डी ट्रांजिशन के कारण, मींस लोअर स्टेट ऑफ ऑर्बिटल से हायर, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन जो हो रही है इसी के कारण कलर को दर्शाएगा। तो अगर डी सबसेल में क्या हो कि सारा का सारा ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली वैकेंट हो, तो क्या उस केस में कोई डी ट्रांजिशन हो पाएगा? और जब कोई डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, कहीं कोई कलर दिखाने की बात नहीं होगी। ठीक, तो आइए इसके नीचे हम लोग कलर आयंस में लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द transition metal ions and their compounds are colored both in solid state as well as in aqueous solution, तो मैं देखिए दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू excitation of electron from lower energy orbital d orbital to higher energy d orbital within the same subcell, that is dd transition, अब दूसरे में हम इसके मैकेनिज्म को लिखने वाले हैं कि आखिर कैसे क्या बातें होती होगी, डी ट्रांजिशन होगा तो ये कलर क्यों हो जाएगा और कैसा कलर दर्शाएगा, इसके संबंध में अब बात कर रहे हैं। तो आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, when white light is passed through solution of transition metal compounds, radiation of suitable wavelength is absorbed from visible region which results excitation of electron
from lower energy d orbital to higher energy d orbital to higher energy d orbital, and the remaining light is transmitted देखिए, so compound appears colored. Compound appears colored. वो क्या होता है? कलर्ड दिखाई देता है. कंपाउंड्स appear colored. जो कंपाउंड है वह क्या होगा? कलर्ड दिखाई देगा. तो अब देखिए, कलर जो दिखाई दे रहा है वो किसके कारण? नॉट ड्यू टू एब्जॉर्ब रेडिएशन बट इट इज ड्यू टू इमिटेड रेडिएशन. और कैसा कलर दर्शाएगा? तो कंप्लीमेंट्री कलर दर्शाएगा. तो फुल स्टॉप देंगे, इसके बाद लिखेंगे इट मीन्स color of compound is not due to absorbed radiation, but it is due to the emitted radiation. It is due to the emitted radiation. That is complementary color. ये हम आपको सारी बात बता चुके हैं. कहाँ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही बता चुके हैं. इसमें कोई चिंता की बात नहीं है. आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें. यह देख चुके कि डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर्ड होता है. अब डीडी ट्रांजिशन दर्शाएगा तो कलर क्यों होगा, इसकी बातों को जान लिए कि जब व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, अगर वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सारा का सारा लाइट उसे ही पास हो जाता, तो वो क्या व्हाइट का व्हाइट ही दिखाई देता. लेकिन क्या हो रहा है? किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है. इस रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में हो गया, और जो एनर्जी है रिमेनिंग वो क्या हो गया? इमिट हो गया. तो उस इमिटेड रेडिएशन का ही क्या होता है? कुछ ना कुछ कलर होता है. जो कैसा कलर दर्शाएगा? जो एब्जॉर्ब किया गया है उसका कंप्लीमेंट्री कलर होगा, जो हम व्हील डायग्राम से इससे पहले भी बता चुके थे. अब कहीं ध्यान दें कि अगर डी सबसेल क्या हो? कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली वैकेंट हो, तब तो उस केस में कोई डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं. और जब कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कलरलेस होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इफ देयर आर नो एनी डी इलेक्ट्रॉन, if there are no any d electron or completely filled d subshell or completely filled d subshell are present, completely filled d subshell is present, d subshell is present, then there is no any dd transition, so compound appear
So compounds appear colorless. So compounds appear colorless. कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस दिखाई पड़ता है। आप जरा एक बात और भी ध्यान दें कि इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड कोई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा ही नहीं, और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही नहीं हुआ, ये डी सबसेल डी ऑर्बिटल दो सेट में ब्रेक किया ही नहीं, तो फिर क्या वहां कोई कलर दिखाने की बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसे हम बात करें कि एनहाइड्रस CuSO4 जो होता है यह कलरलेस होता है, जबकि CuSO4 × 5H2 ये क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, क्योंकि यहाँ क्या है? लिगेंड है तो डी ट्रांजिशन हो जाएगा, स्प्लिटिंग होगी, डी ट्रांजिशन होगा, जबकि यहाँ तो उस ढंग की कोई बात है ही नहीं। तो आइए इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखें, नेक्स्ट पॉइंट देके ही लिख लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ ligands no crystal field splitting occur, no crystal field splitting occur, so compound appear colorless. So compound appear colorless. As for example लिखें, anhydrous CuSO4 is white whereas pentahydrated copper sulfate bracket में that is CuSO4 × 5H2O is blue in color. इसके आगे अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के आयंस की। देखिए, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, ये सारा का सारा क्या होगा? आर कलरलेस, ये कलरलेस होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें Zn+2, कैडमियम +2, Hg+2, कॉपर +1, Ag+, Au+, ये सारा भी क्या होगा? कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा? क्योंकि देखिए, इन सभी के केस में डी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। डी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि इन सभी के केस में डी क्या है? कंप्लीटली वैकेंट है। तो जब कंप्लीटली फिल्ड है या कंप्लीटली वैकेंट है, तब तो कोई डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, और जब डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ये सारे के सारे क्या होंगे? कलरलेस होंगे। यहाँ क्या होगा? नो डी ट्रांजिशन, कोई डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी यहाँ है ही नहीं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? कलरलेस। बिल्कुल क्लियर हो गया? तो ये बातें हो गई कलर के संबंध में। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी।
आइए बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो आप इससे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। आप क्या देखे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में सेंट्रल एटम जो हो रहा था वह क्या देखने को मिल रहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट का ही मेटल मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, इनका साइज छोटा है, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में साइज छोटा है और चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, जब इसमें ज्यादा चार्ज है, इस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली उसे अपनी ओर खींचेगा, इस मजबूत बॉन्ड बनाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसके पास क्या है, तो सुटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। इसी कारण क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में ट्रांजिशन मेटल एटम्स एंड आयंस, मैक्सिमम केस में तो आयंस ही होता है, कभी कभी एटम भी होता है। ट्रांजिशन मेटल एटम्स एंड आयंस form large number of complex compounds in which the central metal atom or ion is linked to a number of neutral molecules or ions, जिसे ब्रैकेट में लिख देंगे, that is ligands through coordinate bond, फुल स्टॉप देते हैं, इसके बाद लिखेंगे this is because of the following regions। इसका दो रीजन है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज and a small site that is have high nuclear charge density यहाँ ज्यादा होता है, जिसका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और दूसरी बात, they have suitable number of vacant orbitals to accept the lone pair of electrons donated by ligands। बार बार पूछा जाता है कि why transition metal atoms and ions have a strong tendency to form complexes। तो यही दो पॉइंट उसके रीजन में आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आइए बात करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज मींस कैटलिस्ट की तरह काम करने की बात होगी। आप जान रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या है, तो ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर देता है, लेकिन इसके अपने अमाउंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ये कैटलिस्ट आगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे
कि दो ढंग के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। इन जनरल कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते ही, इन जनरल, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑलवेज। इन जनरल कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है। क्यों बढ़ाता है, तो इसका रीजन क्या है, जरा ध्यान से देखें कि हम बात करते हैं, इधर लेते हैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये अगर रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये अगर प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी के एक मैक्सिमम वैल्यू से गुजरना पड़ता है, जो वैल्यू कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आप पढ़े हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। यह एनर्जी क्या कहला रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ से करा देता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल पाथ के डिफरेंट होती है। यही कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाता है। जनरली वो क्या करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो अब यहां जरा ध्यान दें कि ट्रांजिशन मेटल एटम्स और इनके कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल एटम्स और इनके कंपाउंड्स यूज होते हैं कैटलिस्ट के रूप में बहुत सारे जगहों पे। जिसे हम बात करें, अमोनिया का मैन्युफैक्चर कराते हैं हैबर्स प्रोसेस से। यहाँ आप क्या जानते हैं कि आयरन यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में, जबकि मोलिब्डेनम होता है प्रमोटर के रूप में। अगर हम H2SO4 का मैन्युफैक्चर करें बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो यहाँ हम देखते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में। ऑर्गेनिक में ही हम एल्कीन एल्काइन का अगर हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, इससे हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, तो ये क्या होता है, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है, इसलिए वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। अगर हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करें बाय ऑसवाल्ड मेथड, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि प्लेटिनम यूज होता है किसके रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, अगर हम KClO3 को डिकम्पोज करने की ही बात करते हैं, तो होता है 2KCl + 3O2। यहाँ हमारा क्या होता है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे ट्रांजिशन मेटल एटम्स या उनके कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं कैटलिस्ट के रूप में। इसका क्या रीजन है, इसे फिर हम लोग जानेंगे। तो आइए एक लाइन में लिखते हैं, many transition metal atoms, many transition metals, many transition metals and their compounds are used as catalyst, are used as catalyst because of the following reasons, because of the following reasons, तो सबसे फर्स्ट रीजन में क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये क्या करता है कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, और इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के द्वारा वो रिएक्शन को लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के पाथ से प्रोसीड करा जाता है, जिस कारण उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, because of variable oxidation states, they easily form unstable intermediates, they easily form unstable intermediate compounds and provide a new path with lower activation energy.
with lower activation energy, lower activation energy। आइए जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, यह रिएक्शन यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ क्या है, V2O5 यूज हुआ है कैटलिस्ट के रूप में। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो आप देखेंगे कि ये V2O5 जो है ना, ये क्या करता है, तो एक स्टेप में ये रिएक्टेंट से कंबाइन करते हुए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, और फिर जो इंटरमीडिएट बना वो दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करते हुए क्या करेगा, फिर से कैटलिस्ट को रीजनरेट कर देगा। इसलिए कैटलिस्ट का अमाउंट तो चेंज हुआ नहीं, कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम हुआ नहीं। आप देखें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, तो स्टेप फर्स्ट में ये हमारा V2O5 SO2 से भिड़ते हुए कन्वर्ट हुआ V2O4 प्लस SO3। देखिए SO3 प्रोडक्ट बन गया। यहाँ हमारा वेनेडियम था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ हमारा वेनेडियम क्या आ गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अब ये स्टेप सेकंड में क्या होगा, तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ये फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होते हुए चेंज हो जाएगा किसमें, V2O5, V2O5। तो फिर से कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। आप दोनों को जोड़िए, अगर 2 से मल्टीप्लाई, देखिए हम यहाँ डायरेक्ट अगर 2 कर देते हैं ये हाफ नहीं होता, अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर दें, ये 2 कर दें, ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2, तो यह भी क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप दोनों स्टेप को जोड़ें तो आपको 2SO2 प्लस O2 क्या 2SO3 मिल लगेगा। आपको लगा कि V2O5 में तो कहीं कोई चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। वो V2O5 रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और क्या किया, एक्टिवेशन ऐसे रिएक्शन को ऐसे पाथ से करा दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा, आयोडाइड आयन और परसल्फेट वाला रिएक्शन। देखिए आयोडाइड आयन और परसल्फेट वाला रिएक्शन यहाँ देखिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट यह है, एग्जाम्पल सेकंड हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड लिखता है 2I- प्लस H2O8 - 2, इससे हो रहा है I2 प्लस 2SO4 - 2। यहाँ कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है Fe+3। तो देखिए अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ भी हम उसी ढंग की बातों को ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जल्दी से लिख लिए हैं, इसे हम मिटा सकते हैं। देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म में हम ऑब्जर्व करते हैं ये जो हमारा Fe+3 है क्या करता है, I- से रिएक्ट करते हुए Fe+3 जो है वो हमारा क्या किया, I- से रिएक्ट करते हुए ये रिड्यूस हो जाएगा Fe+2 में और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन। अब ये जो हमारा Fe+2 बना ये क्या करेगा, इस पर सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। देखिए फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही बातें हो गई। तो ये हम लोग देखे फर्स्ट पॉइंट की बात किए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एक पॉइंट और भी इसमें लिखें जहां एडजॉर्प्शन वाली बातों को यूज करते हैं कि क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल आयन है इसके सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती है। इस फ्री वैलेंसीज के कारण क्या होता है, इनके सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होता है, और एडजॉर्प्शन हुआ तो अब इनके सरफेस पे क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक, तो वो पहला पॉइंट तो यह था। दूसरे पॉइंट में आइए हम बात करते हैं, इन दोनों को लिख लें तब लिखते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ
free valences, because of presence of free valences on the surface, on the surface, on the surface, they can absorb the reactant molecules, resulting increase in concentration of reactant, resulting increase in concentration of reactant at surface, and hence the rate of reaction, and hence the rate of reaction. आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एलवाई फॉर्मेशन। मिश्र धातु मिश्र क्या हो गया कि दो या दो से अधिक मेटल के मिलने का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वही क्या होता है, एलवाई होता है। तो अब क्या है कि यहाँ ट्रांजिशन मेटल एटम जो है इनकी साइज लगभग क्या होती है, समान होती है। साइज में बहुत ज्यादा का चेंज नहीं है, साइज लगभग क्या है, सिमिलर है। तो जब साइज सिमिलर है तो आप क्या जानते हैं कि इनके मेटल का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, जहां मेटल एटम क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक क्रिस्टल साइट को एक स्ट्रक्चर है उस साइट को ऑक्युपाई किए हुए। अब हम जान रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल एटम का साइज जो है वो लगभग क्या है, सिमिलर है। तो एक ट्रांजिशन मेटल एटम के क्रिस्टल में क्या हो सकता है, दूसरे ट्रांजिशन मेटल का एटम आराम से फिट बैठ सकता है, क्योंकि साइज दोनों का क्या है, सिमिलर ही है। तो आराम से फिट बन गया मोल्टेन स्टेट में। जब उसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो अब वो क्रिस्टल क्या होगा, फिर से अरेंज हो जाएगा और हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एलवाई कहते हैं। आखिर एलवाई का फॉर्मेशन करने की क्या आवश्यकता होती है, क्योंकि एलवाई जो बनता है तो वो क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, जिन मेटल से मिलके बना है उससे उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। वो क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हार्ड हो जाता है और वो मोर रेसिस्टेंट हो जाता है टू करोजन। उसमें आराम से रस्टिंग नहीं हो पाएगी, उसका डिस्ट्रक्शन आराम से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एलवाई की बात करते हैं। जहां हम लोग बात करते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, तो एलवाई फॉर्मेशन की बात करें, इसमें एक लाइन लिखते हैं, ड्यू टू सिमिलरिटी in atomic size, due to similarity in atomic size, atoms of one transition metal, can easily take up position in the crystal lattice of other transition metal in molten state, resulting formation of a homogeneous mixture, which on cooling gives solid mass
known as alloy, known as alloy, known as alloy। आइए इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, alloys are generally harder, have a higher melting point, and are more resistant to corrosion, than the individual metal atoms, than the individual metal आइए दो हम एग्जांपल में देखते हैं। ब्रास is an alloy of copper and zinc. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of copper and tin. Copper and tin. तो ध्यान दें, ये बाबू आपका डी ब्लॉक यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब डी ब्लॉक में दो हमें कंपाउंड भी पढ़ना था। एक पढ़ना था K2Cr2O7 और दूसरा पढ़ना था KMnO4, लेकिन इस वर्ष ये दोनों सिलेबस से हटा दिया गया है। ना तो इनका प्रॉपर प्रिपरेशन पढ़ना है, ना ही कोई प्रॉपर्टी पढ़ना है, इस कंप्लीटली हटा दिया गया। तो अब इसके बाद शुरू होगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी आप जान रहे हैं दो सीरीज है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स को कंप्लीटली हटा दिया गया है, सिर्फ लेंथेनाइड्स को पढ़ना और लेंथेनाइड का तीन चीज पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के संबंध में जानना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जानना है और इसका क्या इफेक्ट है इसे जानना है। तो अब एक क्लास में, अगले क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक की बात की चर्चा करेंगे, जहां हम आपको लेंथेनाइड्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका इफेक्ट यह बताएंगे। इसके बाद एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक क्लास जो होगा, हम 4 से 5 वर्ष, क्योंकि इसमें बच्चों को परेशानियां हो रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि क्या करना है। देखिए एक्चुअली में ये इनऑर्गेनिक का थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसमें थोड़ा सा याद करने की बातें ज्यादा हो जाती है। हाँ, ऐसे समझने की बातें बहुत ज्यादा है, नो डाउट। और इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, इस कारण भी थोड़ी सी परेशानियां लग रही होंगी। रिवीजन के वक्त तक में यहाँ कहीं कोई परेशानी समझ में नहीं आई, इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ जितनी बातें बताई गई हैं इसे आप सही ढंग से पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक की चर्चा करेंगे और फिर एक दिन कंप्लीट इसके 4 से 5 वर्ष बोर्ड में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है उन सब को हम लिखेंगे और आप देखिएगा, आपको लगेगा कि अरे हम झूठ का परेशान हो रहे थे, बोर्ड के क्वेश्चंस का तो हम आराम से सबका जवाब दे सकते हैं। तो आप सभी का आराम से जवाब दे देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो 100% एनसीईआरटी से उठा के हम छाप देगा, कहीं कोई चेंज नहीं, कहीं कोई चेंज की बातें नहीं। चलिए इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अब बहुत जल्द ही 2 क्लास में ही आपका डी एंड एफ समाप्त हो जाएगा और हम 2 क्लास जल्दी से ही रख देते हैं और इसके बाद फिर नए चैप्टर की ओर चलते हैं। ओके।